आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब मोदी जी की जो 250 पार या 300 पार भी नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या है? और अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में उनकी जो जबरदस्त हार हुई है, उसका रीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके रीजंस ये हैं कि भाई सिर्फ मंदिर से घर नहीं चलता है। मंदिर और मस्जिद बनाने से अगर घर चलता होता तो दिन भर कोई पूजा कर रहा होता, पाठ कर रहा होता, नमाज पढ़ रहा होता और उसका घर चल जाता, उसे कोई काम ना करना पड़ता। तो मोदी जी को ये चीज समझनी होगी कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने से घर नहीं चलता, हिंदू मुसलमान करने से घर नहीं चलता, ना देश चलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इलेक्शंस के जो है रिजल्ट्स जो है मतलब आप लोगों के सामने थे। कल जो है वोटिंग हुई है और आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन अभी फाइनली अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। तो दोस्तों मतलब कल जो मुकाबला था ना, बहुत ही टक्कर का मुकाबला था। लाइक एनडीए और इंडिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा टक्कर का मुकाबला था। तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ कि जो कल जो एक मतलब बोल सकते हैं ना, एनडीए या बीजेपी बोले तो उनका जो घमंड था वो काफ़ी हद तक चूर-चूर हो गया है। तो मेरी वीडियो भी इसी के बारे में है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुमत से बीजेपी दूर, गोदी मीडिया का अहंकार हुआ चूर-चूर। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और इन नतीजों के बाद आशा करती हूं नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है। वही राहुल जिसने इस देश की जनता को जगा दिया और इस देश की जनता ने इस संविधान को बचाने के लिए आपको 63 सीटों से नीचे कर दिया। वही राहुल जिसने इस देश की जनता को एकजुट रखा और आपके नफरत के बाजार में तमाम मोहब्बतों की दुकान खोलेगा। वही राहुल जो आपके गुजरा, आपके मंगलसूत्र, आपकी भैंस पर नहीं बोला, उसने महंगाई पर और बेरोजगारी पर बात करी। 1 सेकेंड, बिकॉज द क्रैश वल्गर जोक वाज क्रैक्ड on your channel, on your interview. It is important. तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का अहंकार चकनाचूर हो रहा था दोस्तों। वही गोदी मीडिया जो पिछले 2 दिनों से अब की बार 400 पार बता रही थी, और पिछले 2 दिनों से ही नहीं, पिछले 3 महीनों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, उसे बार बार गोदी मीडिया, पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू दोहरा रहे थे। और कल जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े से भाजपा दूर हो रहा था, वैसे वैसे इनके चेहरे उतरते जा रहे थे दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक कॉमेडी। इसके सामने कपिल शर्मा की कॉमेडी फेल हो जाए दोस्तों। जैसे ही एनडीए गठबंधन रुझानों में 272 से ऊपर जाता है, देखिए रिपब्लिक न्यूज चैनल के बंदर किस तरह से नाचते हैं दोस्तों। ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस नजारे को देखें, क्योंकि ये नजारे अपने आप में हास्य मनोरंजन की बहुत ही शानदार मिसाल है। देखिए रिपब्लिक न्यूज में क्या हो रहा था। एनडीए हो गया एनडीए हाफ वे मार्क पार कर चुकी है। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क दोस्तों। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क और एनडीए 350 370 की तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। उसी तरह से दोस्तों न्यूज 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे, और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। पापा तो बहुमत से 30 सीटें पीछे रह गए। अब जाहिर सी बात है चेहरा उतरा होना चाहिए था, मगर चेहरा किसी और का भी उतरा हुआ था। उतरा नहीं हुआ था। एक्सिस के प्रदीप गुप्ता लगातार रो रहे थे। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, रुदाली कर रहे थे। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कौन है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस ने ही एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी थी, 370 से 400। इनफैक्ट यह आंकड़ा सभी ने दिया था। देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था ये शख्स।
there's a lot of rigor and effort that goes in. And we've been, if you look at all our posts and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll, it's directional. The reality is the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype, that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter, social media, Instagram saying, just dial the hype down. Don't get so carried away. This is only the post-poll results. And therefore, there's a lot to learn. I say this, that, you know, he's got a lot of things right in this election also. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इन्हें बहुत जलील होना है। इन तमाम पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि इनकी इस पोल की वजह से शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, कई जिंदगियां तबाह हो गई दोस्तों। और यह सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने आज तक के ही एक न्यूज शो में उठाया है, कटघरे में रखा है प्रदीप गुप्ता को, और प्रदीप गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। इनके जैसे पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि आपके भाजपा से क्या संबंध हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें प्रदीप गुप्ता अमित शाह के पीछे एक कार्यकर्ता की तरह इस तरह से खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब देना है कि आपके क्या रिश्ते हैं अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ। जवाब दीजिए। क्या इन पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि समानांतर तौर पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी की भी नौकरी बजाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? पूछना चाहिए। क्या उस फर्जी पोलस्टर जो पकड़ा गया था एक्सटिंग ऑपरेशन में रफू पैबंद करते हुए, क्या उसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ? मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से पवन खेरा ने प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता की बखिया उधेड़ दी आज तक के शो में। लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहां आकर अपने आंकड़े देते हो। कल का दिन एक सबक लेकर आया है गोदी मीडिया के लिए दोस्तों। सबक। मैं योगेंद्र यादव को कहीं सुन रहा था, योगेंद्र यादव से सवाल पूछा जा रहा था कि योगेंद्र जी आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो 240 सीटें हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। बिल्कुल सही, मगर योगेंद्र यादव ने बहुत ही माकूल जवाब दिया कि ये सामान्य चुनाव नहीं थे, ये वो चुनाव थे जब आपने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्षी दलों से 100 गुना ज्यादा पैसा वैसे ही था, यानी कि विपक्ष कंगाल होकर चुनाव लड़ रहा था। नंबर 1, नंबर 2, तमाम जो जांच एजेंसीज की गाज उनकी गर्दन पर थी। जांच एजेंसीज के डर से आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नोच दिया था, शरद पवार की पार्टी को नोच दिया था, आपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे का पैसा भाजपा किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी सब जानते हैं। और ऊपर से प्रचार तंत्र, आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा दोस्तों, तमाम डिबेट्स में ये तमाम जो पापा की परियां गुल्लू कालू हैं, ये सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं से लड़ते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। ये चुनौती थी विपक्ष की, और यही मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि यह मुकाबला बहुत ही कठिन था दोस्तों। पूरी तरह से तालमेल, पूरी तरह से जो बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ था, विपक्ष के खिलाफ था। और अगर बावजूद इसके भाजपा 240 सीटों पर आ गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, 15 सेकंड की तस्वीर देखिए दोस्तों। कल जब शाम को 8 बजे वो भाजपा के कार्यालय आए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ कहता है, पूरी तरह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या इसकी चर्चा गोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी? बताइए। अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक तिहाड़ी पत्रकार को किस तरह से जलील किया था कल एक न्यूज चैनल की डिबेट में, कि वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है। सुनिए। आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं। उस सवाल इस तिहाड़ी पत्रकार का नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने अपने एक चैनल में, याद कीजिएगा, 15 या कुछ 25 किस्म के जिहाद बताए थे। इस तरह के कार्यक्रम करते थे, और इस तरह के कार्यक्रम का फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलता था, क्योंकि इसने जनता के एक बहुत बड़े धड़े को ब्रेन वॉश किया। मुद्दा सिर्फ पैसे का, जांच एजेंसीज का नहीं था। आपने जनता में इस कदर डर भर दिया, बार बार उससे बताया हिंदू खतरे में है, कि अगर मोदी जी चले गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम्हारे सिर पर बैठ के नाचेगा। जैसे 2014 से पहले मुसलमान हमारी नौकरी खा रहा था, हमारे सिर पर बैठकर नाच रहा था। 2014 से पहले का भी तो भारत था ना, जब तुम्हारी नौकरियां थीं,
जब प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारी नौकरियां बदस्तूर बनी हुई थी, तब मुसलमान तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं नाच रहा था। मुसलमान कौम की अपनी चुनौतियां हैं, जिसका वो सामना पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर 2014 से पहले एक ऐसा खूबसूरत भारत था जब आप और हम परिवार के तौर पर रहते थे, इस गोदी मीडिया ने आपके जहन में भर दिया कि मुसलमान आप पर राज करेगा। मुसलमान ही नहीं साहब, मुगल आप पर राज करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराना चाहूंगा, कोई मुगल आप पर राज नहीं करने वाला। कोई अकबर, कोई बाबर, कोई भी अकबर अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलेगा और कहेगा अनारकली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कोई अनारकली खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ वो राजनीतिक अनारकलियां हैं जो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई हैं। दोस्तों, मेरे जैसे पत्रकार या रवीश जैसे पत्रकार, कुछ गिने चुने 3-4 पत्रकार थे जिन्होंने सत्ता से सवाल किया। मैं नहीं भूला हूं, रिपब्लिक न्यूज के संपादक को मैंने अपने डिबेट में कहते हुए देखा था कि इन लोगों को कितने लोग देखते हैं, 10 लाख, 11 लाख, और ये देश की आबादी 140 करोड़ है। बिल्कुल सही, मुझे और रवीश को बहुत सीमित लोग देखते हैं। 99% घरों तक गोदी मीडिया का जहर जाता है। हमें मुश्किल से 1% नहीं देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम तो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर भी नहीं सकते थे। हम सिर्फ बतौर पत्रकार अपने फर्ज को अदा कर रहे थे, सत्ता से सवाल कर रहे थे। सवाल सत्ता से ही होता है, मगर इस गोदी मीडिया ने ना सत्ता से सवाल किया, उल्टा दंगाई का किरदार निभाते रहा। याद कीजिएगा, टाइम्स नाउ नव भारत का वो पत्रकार जिसने झूठ बोला था कि जब अलवर में बुलडोजर चला था तो वो बुलडोजर जो है हिंदू के घर पर चला था, मुसलमान के घर पर नहीं चला था। आए दिन वो झूठ बोलता है। याद कीजिए मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार जिसने एक झूठ बोला था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया था उसी का बदला अलवर में निकाला गया था। उस पर केस भी दर्ज था। याद कीजिए किस तरह से उज्जैन में एक यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की, इन्होंने ये झूठ बताया कि कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं पर थूका। इनमें 2 नाबालिग थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था 3-3 महीनों के लिए। यह सब हो रहा था इस गोदी मीडिया के झूठ से। इस गोदी मीडिया के झूठ से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था। व्हाट्सएप के अंदर परिवार टूट रहे थे। यह हकीकत है ना, यह गलत नहीं कहा। आपने कब देखा है मैंने अपने कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम करते हुए? मैं तो हमेशा से ही भाईचारे की अपील की है, जो वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी तमाम चुनौतियों का सामना एक होकर कर पाएंगे, बिखर कर, अलग अलग रहकर नहीं। ये जो गोदी मीडिया है उसने सिर्फ और सिर्फ आपको बांटने का, काटने का काम किया है। मगर क्या इस गोदी मीडिया में हिम्मत आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। क्योंकि बेशक भाजपा बहुमत से 30 सीटें दूर है, मगर एजेंसीज फिर भी उसके हाथ में होंगी, पैसा फिर भी उनके हाथ में होगा। पहले वाली जिसे कहते हैं ना दमंगई नहीं होगी, मगर वो सब होगा। मेरा छोटा सा मंच है दोस्तों, और आपका और मेरा एक परिवार है। इस मंच से मैं सवाल करता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर कल को भाजपा को, कल जो नतीजे आए हैं, भाजपा को अपने दम पर 300 सीटें भी मिल जाती तो आपको क्या लगता? मैं डर कर बैठ जाता? नहीं, मैं सवाल करते रहता। मगर वो 2 रुपल्ली ट्रोल्स कहां हैं जो मुझसे बार बार कह रहे थे कि 4 जून को तेरा चेहरा देखेंगे जब मोदी जी को 350 सीटें मिलेंगी। जो लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, कह रहे थे ना, जो कह रहे थे शशि थरूर त्रिवेंद्रम में हारेंगे, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लाख मतों से जीतेंगे, कहां गए वो तमाम लोग? बताइए। ये एग्जिट पोलस्टर्स ये बात कर रहे थे, ये ट्रोल्स ये सब बात कर रहे थे। मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सवाल करता हूं। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और कल भी करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, चाहे अंधभक्तों की जितनी भी गालियां पड़ें। क्योंकि चाहे तुम अंधभक्त हो आज, कभी ना कभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। बहुत अच्छा काम कर अरे सबसे करारा तमाचा तुम्हें अयोध्या ने, फैजाबाद ने मारा है। फैजाबाद ने तुम्हारे चेहरे पर करारा तमाचा मारा है। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना, उसने तुम्हें हरा दिया है साहब। उत्तर प्रदेश 43 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को, मायने समझते हैं आप इसके साहब?
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर देखिए धर्म की राजनीति करने वालों, धर्म के नाम पर रोज शाम को प्राइम टाइम में उन्माद मचाने वाले गोदी मीडिया के चेहरे पर ये एक करारा तमाचा है। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? मैं तो समझाता रहूंगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो देख के पता चली गया भाई कि गोदी मीडिया की क्या जबरदस्त बेइज्जती की गई है वीडियो में। और सही भी है कि भाई अब कहाँ गया मोदी जी आपका नारा 400 पार का, अब कहाँ गया गोदी मीडिया का वो नारा जो न्यूज़ मतलब वोटिंग रिजल्ट से 10 दिन पहले चला रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार तो छोड़ो यार, तुम लोगों से तो 300 पार भी नहीं हो पाया। बहुत सारे जो ट्रोलर्स है और जो हेटर्स है वो कहेंगे कि कांग्रेस ने क्या उखाड़ लिया। तो पहली बात बता दूं भाई साहब, कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जबकि उनके पास कुछ फंड्स भी नहीं थे, बैंक अकाउंट्स फ्रीज थे, और इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जो उम्मीद नहीं थे उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। और सबसे मजे की बात ये रही कि जो किसी ने गाना निकाला था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भाई राम को लाने वाला कोई भी नहीं, राम जी ने खुद ही बता दिया है कि तुम मुझे लाने वाले नहीं हो। अयोध्या की जनता ने अच्छी तरह से समझा दिया कि राम जी को कोई नहीं ला सकता है, भगवान को भला कौन ला सकता है, भगवान खुद आते हैं जहाँ आना होता है। तो अयोध्या की जनता ने तो अच्छे से धूल चटा दी है मोदी जी को। आप लोगों ने देख ही लिया रिजल्ट। यूपी की बात करें तो यूपी की 33 सीट्स जो है समाजवादी गठबंधन यानी इंडिया को मिले हैं। और आप लोग सोच सकते हैं 33 सीट्स बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत बड़ी। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब मोदी जी की जो 250 पार या 300 पार भी नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या है? और अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में उनकी जो जबरदस्त हार हुई है, उसका रीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके रीजंस ये हैं कि भाई सिर्फ मंदिर से घर नहीं चलता है। मंदिर और मस्जिद बनाने से अगर घर चलता होता तो दिन भर कोई पूजा कर रहा होता, पाठ कर रहा होता, नमाज पढ़ रहा होता और उसका घर चल जाता, उसे कोई काम ना करना पड़ता। तो मोदी जी को ये चीज समझनी होगी कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने से घर नहीं चलता, हिंदू मुसलमान करने से घर नहीं चलता, ना देश चलता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ना इन्होंने कोई रोजगार दिया, इतनी महंगाई कर दी, इतनी बेरोजगारी कर दी, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के, हजारों लोगों के घर तोड़कर वहां पे मंदिर बनाया गया। तो आपकी सरकार भला कैसे बनेगी? लोगों की नाराजगी तो है ही आपसे, तो आपकी सरकार कैसे बनने देंगे वो? हमेशा से यही होता है कि बीजेपी को जितने भी वोट्स मिले हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके धर्म के नाम पे वोट कमाए हैं। लेकिन अगर बात करूं इंडिया की और बात करूं कि कांग्रेस सरकार की, तो उन्होंने कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं कमाए। हाँ, उन्होंने अपने काम जरूर बताए कि हम ये काम करेंगे, और लोग अब जो है ना मोदी जी से 10 साल के राज में मोदी जी से अकता गए, एकदम तंग आ गए हैं, और अब वो देखना चाहते हैं कि राहुल जी हमारे लिए क्या काम करते। इसलिए देश की जनता जो है वो ज्यादातर जनता इसी चीज में है कि वो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार आए, और हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो युवा नेता है राहुल, वो क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। मुझे बताइए आज किसका ये साथ दे रहे और किसका विकास हो रहा है? अगर ये अपने उस नारे पे अमल करते, उस नारे पे काम करते, सबका साथ सबका विकास करते, तो आज इनकी सीटें जो है पक्का 400 पार होती। और फ्रेंड्स, अगर इन्होंने वो काम किए होते तो आज इनकी सीटें जो 400 पार होती, लेकिन नहीं, ये तो बिजी थे ना कुछ और काम करने में, इलेक्ट्रल बॉन्ड चुराने में, और ये बिजी थे अडानी और अंबानी से दोस्ती निभाने में, ये बिजी थे वर्ल्ड टूर करने में, ये बिजी थे इतना महंगे महंगे कपड़े पहनने में, महंगे महंगे खाना खाने में। तो इनके पास कहाँ टाइम था कि ये गरीबों की सुनते और गरीबों का साथ और देते और गरीबों का विकास करते? इतना समय तो इनके पास था ही नहीं। और प्लस इतनी सारी मतलब इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे इनके खोखले निकले। माना कि जो भी सरकार आती है कुछ ना कुछ तो जुमले सभी देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम भी सभी करते हैं। इन्होंने कोई एक काम नहीं किया, सिर्फ राम मंदिर का नाम ले लेकर आगे बढ़ते रहे कि जी हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। और बड़े लोगों ने ये गाना निकाला, जो इनके चमचे थे उन्होंने गाने भी निकाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। मुझे तो हंसी आ रही है भाई, अब कहाँ है वो चमचे? अब क्यों नहीं गाना निकाल रहे तुम लोग? राम जी ने खुद ही तुम्हें धक्का मार के वहां से निकाल दिया कि तुम हमें लाने वाले कौन होते हो। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि अयोध्या वाले लोगों ने मोदी जी के साथ गद्दारी कर दी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम अयोध्या में होते
और तुम्हारे घर तोड़े जाते एक मंदिर बनाने के लिए, तो तुम क्या करते? तो क्या तुम उस सरकार को दोबारा लाने चाहते जो जिस घर को आपने इतने सालों से बनाया है, सजाया है, अपने हाथों से बना, अपनी मेहनत से बनाया है, उस घर को तोड़ दिया जाता कुछ ही सेकंड्स में सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। हजारों मंदिरों को तोड़ा जाता, जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, बताइए सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए, एक मूर्ति स्थापित करने के लिए न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। आप ये जाके देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे डला हुआ है कि बहुत सारी मूर्तियां जो राम मंदिर में आती थी, आसपास बहुत छोटे छोटे मंदिर थे, वो सबको तोड़ा गया। तो भाई कहीं ना कहीं भगवान भी इस चीज से नाखुश थे, और इसी वजह से यही वजह रही है कि इतने सारे काम करने के बावजूद अयोध्या में मोदी जो है हार गए वहां से। और वाराणसी का भी हाल देख सकते हैं आप, जहां उन्हें पिछले बार वोटों में लाखों की गिनती में वोट्स मिले थे, इस बार उन्हें हजारों की गिनती में मिले हैं। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर आपने जनता से वादे किए हैं तो जनता के लिए काम भी कीजिए। बस एम्प्लॉयमेंट दीजिए जनता को वो दीजिए जो उसे चाहिए। जनता को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, कम से कम उसे वो तो दीजिए। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो आप किस बात के सरकार है, किस बात की आपकी सरकारी है। तो बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों, और बाकी हमें भी अभी देखना है, बाकी है कि किसकी सरकार जो है बनेगी, क्योंकि एक बंदे के पलटने से सारा गेम पलट सकता है, ये तो आप सभी को पता है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइनली 1-2 दिन में हमें पता चल ही जाएगा। तो अभी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।